हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अपने नए इनिशिएटिव की बात करेंगे जिसका नाम है नीव RMWP, जो हमने UPSC 2023 के लिए स्टार्ट किया है। RMWP मतलब रेगुलर मेंस राइटिंग प्रोग्राम। अब देखिए, इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पे जो बात करेंगे उसमें पहला रहेगा कि RMWP है क्या, इसकी नीड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो UPSC के पास्ट ईयर्स के मेंस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक्स क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अगर RMWP में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो उसको ज्वाइन कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले टॉपिक की कि RMWP जो है वो है क्या। RMWP की फुल फॉर्म रहेगी रेगुलर मेंस राइटिंग प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहला वर्ड इसका सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक पैशन डेवलप करना पड़ता है, और वो पैशन किसी भी चीज़ का जब भी आ सकता है जब आप उस काम को लगातार करेंगे। तो इस प्रोग्राम को जो है हमने लेवल 1 अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका 1 सितंबर से कर रहे हैं, 1 सितंबर टू 30 नवंबर, 3 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा। और लेवल 1 में हम आप लोगों को 36 टेस्ट देंगे, 5 क्वेश्चंस पर टेस्ट रहेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों के जो अंदर एक फ़ोबिया रहता है मेंस आंसर राइटिंग को लेके। अक्सर आप देखते होंगे अपने आसपास स्टूडेंट्स में एक फ़ोबिया रहता है कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें। मतलब वो बहुत नॉलेज वाले लोग अपने पास देखेंगे, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रीलिम्स का बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, जो भी है मेंस की भी उनको बहुत नॉलेज रहती है, लेकिन लिखने में एक डर रहता है कि लिखें कैसे। उनको लगता है कि मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, 150 वर्ड 200 वर्ड्स अगर लिखने पड़ेंगे तो कैसे लिख पाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव बस वो फ़ोबिया ही आपका हटाना है कि ये जो फ़ोबिया है इसको हटा दिया जाए। ये कैसे हटेगा? जब आपके अंदर जो है लव फॉर आंसर राइटिंग डेवलप हो जाएगा। और वो कैसे होगा? आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग से। अब अगर हम देखें कि हमने देख लिया इसकी नीड क्या है, प्रोग्राम क्या है, अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, फीचर्स पे जाने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो UPSC के क्वेश्चंस रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप्स क्या रहते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो UPSC में एक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड, कि एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद एक छोटा सा शब्द लिख दिया, एनालाइज, एक्सप्लेन, डिस्कस, या फिर क्रिटिकली एनालाइज, या फिर हाईलाइट, या कुछ भी। और स्टूडेंट अक्सर ये सोचता है कि स्टेटमेंट में तो कुछ समझ में आया नहीं कि क्वेश्चन क्या है, और इसे एक वर्ड से क्या समझूँ, उसमें लिखूँ क्या, क्या उसकी अप्रोच बनाऊँ, क्या उसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्या उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट ऐड करूँ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस का आप देखेंगे UPSC में ट्रेंड साल दर साल काफ़ी बढ़ा है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है RMWP, उसका मेन मोटिव ही यही रहेगा कि आपको UPSC के पास्ट 5-6 सालों में जितने तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस और जो और नए टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो टाइप से भी रूबरू करा दिया जाए। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन, बिसाइड्स बीइंग अ मोरल इंपेरेटिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट से ही उठाना है कि उसकी थीम क्या है क्वेश्चन की, उसका इंट्रो क्या बनेगा, कंक्लूजन क्या बनेगा, बॉडी क्या बनेगी, जो हम आपको हर टेस्ट के थ्रू, ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे, अपने सॉल्यूशन में बताएंगे, फीडबैक में बताएंगे, और कुछ स्टार्टिंग के जो टेस्ट में वीडियो डिस्कशन रहेगा उसमें भी बताएंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। जैसे वहाँ पे तो स्टेटमेंट के बाद बस एनालाइज था। जैसे देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये तो स्टेटमेंट हो गई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब कई बार क्या आता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देता है, बस कह देगा कि अगला पार्ट अपना क्वेश्चन का स्टार्ट कर देगा। तो क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, देखिए जो क्वेश्चन नीचे दे दिया गया है, सिर्फ केवल उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है उसको एड्रेस करना है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। देखिए, UPSC कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं देता है कि उठा के आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे दिया। अगर दिया है तो उसको जस्टिफाई और एड्रेस करना आपका ड्यूटी है, कि करना ही करना पड़ेगा अगर आपको आंसर अच्छे, अपने नंबर अच्छे चाहिए तो। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं डायरेक्ट UPSC के सिलेबस से बेस्ड रहते हैं, काफ़ी आसान रहते हैं। अगर आप सिलेबस को एक बारी बाइबल मान के तैयारी कर लेंगे, उसकी आप वर्ड बाय वर्ड सिलेबस का इतना आइडिया रख लें कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से पढ़ते हैं, किसी न्यूज़पेपर से या कहीं भी किसी बुक से, या फिर जो इंडिया एयर बुक आती है, कहीं से भी आप कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ें, तो आपको माइंड एकदम आपको बता दे कि ये तो GS1 के उस सब पार्ट से रिलेट करेगा, ये GS2 के IR से करेगा, ये GS3 के एग्रीकल्चर से करेगा, ये GS4 के एटीट्यूड से करेगा, एप्टीट्यूड से करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी से करेगा। टॉपिक पढ़ते ही आपको बता दें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी किससे करेगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से करेगा या फिर
साइबर सिक्योरिटी से करेगा। अगर इतना आइडिया आपको लग गया सिलेबस का एक बार, तो बेसिकली नोट्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा और चीज़ों को रिलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट यूपीएससी के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत ईजिली एड्रेस हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं। एक फोर्थ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत स्टैटिक और फैक्चुअल रहते हैं, जैसे कोई भी एक्ट दे दिया उसके फीचर्स पूछ लिए, या ये पूछ लिया कोई नया एक्ट दे के कि वो पुराने वाले से कैसे डिफरेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको फैक्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप जो है वहाँ पे बना नहीं सकते हो इनका आंसर कि कुछ भी लिख देंगे। इसमें आपको टू द पॉइंट पता होना ही होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट आंसर लिखना है अपना। मतलब आप देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इन आंसर्स में बेस्ट लिख के आएंगे कि बहुत सिंपल हैं। और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन क्या रहते हैं, डायरेक्ट सिलेबस से रहते हैं। जैसे पूछ लिया कि मेन कंस्ट्रेंट्स बताओ ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, आपके सिलेबस का GS3 का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अगला, एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अब आपने देखा ये टॉपिक इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कोविड-19 के टाइम पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स बताओ, उनके मेजर्स बताओ, क्या चाहिए उसको टैकल करने के लिए। तो ये इतने ईजी सवाल रहते हैं कि यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, आप देखेंगे कि पिछले यूपीएससी में कुछ सालों में करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है GS2 और GS3 में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो हम अपने प्रोग्राम RMWP में इस बात पे मेजर फोकस करेंगे कि एक साल के जितने भी करंट इवेंट्स हैं, छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबको कवर किया जाए। और कैसे कवर किया जाए, आपके स्टैटिक पार्ट के साथ इंटरमिक्स करके। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन आया था, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ जुलाई 2018 कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। या फिर एक EVM की कंट्रोवर्सी पे आया था, या फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि आपके यूनियन बजट का पार्ट था। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट अपनी स्कीम से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे जल शक्ति अभियान पे पूछ लिया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पे पूछ लिया। इन क्वेश्चंस में भी आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, फीचर्स पता होने चाहिए। हाँ, उसका परफॉर्मेंस, उसका एनालिसिस स्कीम का आप अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर फीचर्स पूछ लिए तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी ज़रूरी है। लास्ट सब टाइप हमारे अकॉर्डिंग रहेगा यूपीएससी क्वेश्चन का, जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डिमांड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, डिस्कस द वर्क ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डन बाय प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एंड शो हाउ इट रिवोल्यूशनलाइज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिर एक GS1 सोसाइटी का क्वेश्चन आया था, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मांगेंगे, जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, डीप थिंक करेंगे, तब आपको इसका कंटेंट निकल के आएगा। तो ये हमने देख लिए 8 डिफरेंट टाइप्स के यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोग्राम में हर टाइप का क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाएगा और आपको फीडबैक और सॉल्यूशन के थ्रू उसको कैसे एड्रेस करना है ये भी बताया जाएगा। अब देखिए, अगर अगला देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या था, कि एक तो बेसिक्स क्या रहते हैं मेंस आंसर राइटिंग के, और एक ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमने देख लिया। अब एक तो हमें फीचर्स देखने हैं, RMWP जो हमारा प्रोग्राम है उसके फीचर्स क्या हैं। तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं पहले। अगर हम बात करें रेगुलर मेंस राइटिंग प्रोग्राम की, तो इसके फीचर्स क्या हैं कि अभी हम लेवल 1 को स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से, जो कि 3 मंथ्स की ड्यूरेशन रखेगा। इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे। लेवल 1 में 36 टेस्ट रहेंगे, 5 क्वेश्चंस पर टेस्ट रहेगा। आपकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, जो ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन चार्ज है 199 पर मंथ रहेगी। जैसे 3 मंथ का प्रोग्राम है तो आपको हर महीने केवल 199 देने हैं, वो भी एक साथ नहीं, 199 इस महीने, अगले महीने का जब स्टार्ट होगा फिर 199 देंगे। फिर आप देखेंगे कि जैसे हर टेस्ट में 5 क्वेश्चंस हैं, तो उसका एक बहुत ब्रीफ, बहुत छोटा सा सिलेबस आपको हमारे शेड्यूल में दे दिया गया है। हमने शेड्यूल दिया है जो हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शेड्यूल में जैसे फर्स्ट टेस्ट का आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स टॉपिक रखा गया पॉलिटी से, रिवोल्ट ऑफ 1857 रखा गया मॉडर्न इंडिया से, और एक रखा गया है करंट इवेंट से एक टॉपिक। ये जो 5 सवाल रहेंगे इसमें से 4 क्वेश्चंस तो रहेंगे आपकी सिलेबस पे बेसिस पे, और एक जो रहेगा वो रहेगा आपकी डेली लाइफ अंडरस्टैंडिंग से। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी ने 1-2 साल पहले एथिक्स में सवाल पूछा था, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। बेसिकली इन क्वेश्चंस का आंसर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से, जनरल नॉलेज से, आप इतनी चीज़ें आसपास देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको सोचने पे मजबूर करे। बहुत सिंपल सवाल रहेगा, आप लिख पाएँ, इतना सिंपल सवाल रहेगा कि आप देखेंगे आपकी डेली लाइफ से जो रिलेट चीज़ें हैं उसमें उससे ही रिलेटेड ही रहेगा। अब अगर हम अगला देखें कि कुछ बेसिक्स क्या रहते हैं हमारी मेंस आंसर राइटिंग के,
देखिए सबसे पहली चीज़ रहती है हमारी अप्रोच। देखिए अप्रोच वो चीज़ है जिसको हम हर आंसर के बाद लिखेंगे नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद हम पहले अप्रोच लिखेंगे, इसमें हमारा टाइम ख़राब होगा। लेकिन अगर हमें अप्रोच बनानी आ गई तो हमारा मेंटल फ्रेम ऐसा बन जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमारा दिमाग अप्रोच बना देगा कि इस क्वेश्चन का इंट्रो में ये लिखना है, बॉडी के पार्ट 1 में ये लिखना है, पार्ट 2 में ये लिखना है और कंक्लूड ऐसे करना है। अगर 10 सेकंड में ये चीज़ हर क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में बन गई तो मान के चलिए 50% काम आपका हो गया। देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मेंस में नॉलेज आपका इतना काम नहीं करती है, नॉलेज का इतना रोल नहीं है जितना रोल आपकी अप्रोच का है, आपकी प्रेजेंटेशन का है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने पार्ट बाय पार्ट उसको एड्रेस किया है या नहीं उसका है। लेकिन नॉलेज तो ऑलमोस्ट मान के चलिए सभी को है, सबको इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए कि उनको बेसिक नॉलेज है। आप बहुत हाई फाई कुछ वर्ड्स यूज़ कर देंगे, कुछ बहुत अच्छा डेटा ले आएंगे, शायद इवैल्यूएटर को वो चीज़ ना आती हो तो उसके लिए कोई उतना काम का नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, अप्रोच होगी, आपका क्वेश्चन को एड्रेस करना हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका डायग्राम हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, आपका करंट इवेंट्स का इंटरलिंकेज हो गया आपके स्टैटिक के साथ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स का जो इंटरलिंकेज है। देखिए मेन चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंटरलिंकेज आपके स्टैटिक के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि बस करंट अफेयर्स को लिखना है कि स्टैटिक लिख दिया फिर करंट अफेयर्स लिख दिया, नहीं, दोनों के बीच में जो तालमेल रहेगा, इंटरलिंकेज, वो बहुत ज़रूरी है कि पहले आपने एक स्टैटिक पॉइंट लिखा, फिर आपने उसको जस्टिफाई किया, सब्सटेंशिएट किया, उस पर वजन डाला अपना करंट अफेयर्स का टॉपिक उसके साथ ऐड करके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा इसमें क्या रहेगा कि जैसे हम GS2 का कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स को यूज़ करना, आर्टिकल्स को यूज़ करना, शेड्यूल्स को यूज़ करना, पार्ट्स को यूज़ करना कि कौन सा पार्ट क्या कहता है। कुछ कमेटी की रिपोर्ट आई है, रिकमेंडेशन आई है, सरकारिया की आई होगी, पुंछी कमीशन की आई होगी, कुछ करंट इवेंट्स रहे होंगे, कुछ लेके ILO का डेटा आया होगा, वर्ल्ड बैंक का आया होगा, WTO का आया होगा, किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट अभी रिसेंट टाइम में दी होगी, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया होगा। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इन सब चीज़ों का आप GS2 के आंसर्स में यूज़ करेंगे तो आपको मान के चलिए कि आंसर बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज रहेगा। देखिए जो जनरल आंसर्स लिखे जाएंगे, आप अपने लिखते हैं कि देयर शुड बी अ सेफ्टी गार्ड रिक्वायर्ड, इंडिया शुड डेवलप अ न्यू चार्टर इन दिस डायरेक्शन। बेसिकली क्यों, क्या किसी ने वो बात कही थी या आप ही कह रहे हैं? अगर आप लिख देंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में ये आया था कि इंडिया शुड डेवलप अ न्यू चार्टर फॉर दिस, तो उस चीज़ में वजन रहेगा उस सेंटेंस में। अगर आप सिर्फ अपनी बात लिखेंगे तो उसमें इतना वजन नहीं रहेगा। तो जो रिकमेंडेशंस आई हैं डिफरेंट चीज़ों की, उनको यहाँ पे एड्रेस करेंगे। ऐसे अगर GS3 में देखेंगे तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, आपका बजट रहेगा, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, नीति आयोग की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, RBI की आती रहती है, सेबी की आती रहती है। इन सब की कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन आई है किसी चीज़ को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके नीति आयोग ने कुछ बोला है, RBI ने कुछ बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ बोला है। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो आपको वहीं से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, 1 लाइनर्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, जिस सब का हम ध्यान रखेंगे आपको रेगुलर मेंस राइटिंग प्रोग्राम में देंगे। आपको बताएंगे कि कहाँ से कैसे इंट्रोडक्शन हमने उठाया है, क्या आप उठा सकते हैं, आपको आइडिया दिया जाएगा। देखिए हर चीज़ केक वॉक की तरह स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन आपको तरीका जरूर बताया जाएगा एग्जाम्पल्स लेके कि कैसे आप कहाँ से किस रिपोर्ट से क्या उठा के डाल सकते हैं। अगला आपका एम्फेसिस रहना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स पे, जो हमने ऊपर बता दिया है, प्लस डायग्राम्स पे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाया जाए, लेकिन GS1 का अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसमें आप मैप्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं पे आप नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ बहुत सिंपल डायग्राम आया होगा, कोई फ्लो ग्राफ कोई आ गया, फ्लो चार्ट आ गया, कुछ नीति आयोग की रिकमेंडेशन आई तो आपने लिख दिया कि मोरालिटी के फीचर्स पूछ लिए तो मोरालिटी लिख के आपने फीचर्स बता दिए 5 क्या होते हैं। आपका ये प्रेजेंटेबल बन जाता है आंसर, स्पेस कम लेता है, टाइम कम लेता है, और एग्जामिनर की मोनोटोनस जो रहता है ना वो बैक टू बैक शीट्स करने में वो ब्रेक हो जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात ध्यान रखनी है, जो मैंने ऊपर ही बताई है, कि आपको जो क्वेश्चन में चीज़ें पूछी गई हैं वो स्टेप बाय स्टेप उन सबको टैकल करना है। टैकल मतलब उन सबको एड्रेस करना है। अगर जो आपने अपनी अप्रोच बनाई ना उसको क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग बना लिया तो मान के चलिए आपका 90% काम तो वहीं पे हो गया। बस अप्रोच बनाने से ही क्या गया, आपने क्वेश्चन का सारा सब पार्ट्स को अपने अप्रोच में, अपने माइंड में एड्रेस कर लिया है। आंसर में आपको अप्रोच नहीं लिखनी है कि आप लिखें पहले, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। लिखने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपका टाइम ख़राब होगा। टाइम ही तो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मेंटल आपका फ्रेम बन जाएगा, आपका दिमाग खुद ही आपका अप्रोच बना देगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, क्योंकि ये अप्रोच हो गई या फिर आपके डायग्राम हो गए, डायग्राम प्लस अप्रोच, ये सारा है आपका होमवर्क।
और उस होमवर्क को ही एड्रेस करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, RMWP रेगुलर मीन्स राइटिंग प्रोग्राम की। यहीं पे सारे डायग्राम, सारी अप्रोच सभी की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको वहाँ पे कुछ नया नहीं सोचना पड़ेगा, या ऐसा नहीं रहेगा कि यार इसमें मैं क्या डायग्राम बनाता, मेरे को करंट इवेंट तो पता लग रहा है लेकिन मैं स्टैटिक के साथ इसको जो है स्टैटिक इवेंट के साथ इसको लिंक कैसे करूँ, मैं इसमें कौन सी रिपोर्ट यूज़ करूँ। आर्टिकल तो मेरे को समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल राइट का क्या है, लेकिन स्टार्ट कैसे करूँ, आर्टिकल को कहाँ लिखूँ, बॉडी में लिखूँ, इंट्रो में लिखूँ या कंक्लूजन में लिखूँ। इंट्रो कैसे लिखते हैं, ये सबसे बड़ी टसल रहती है। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखूँ, कई बार होता है इंसान जो बॉडी का पार्ट है वो यहीं लिख देता है। देखिए इन सब डाउट्स को आपको क्लियर करने के लिए और आपके अंदर से फोबिया हटाने के लिए ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको इतनी नॉमिनल कॉस्ट पे रखा गया है कि आपको जितनी फीचर्स इसमें मिल रहे हैं वो आपको बेस्ट की तरफ लेके जाएंगे कि हाँ आप अपना जितना भी मैक्सिमम चीज़ें सब कवर करके रेगुलर प्रैक्टिस में आए, रेगुलर चीज़ों को प्लान करें, रेगुलर चीज़ों को लिखें, और जब रेगुलर राइटिंग करेंगे तो चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो चलिए अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल्स को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको रेगुलर मेंस राइटिंग प्रोग्राम का शेड्यूल भी मिल जाएगा, एक QR कोड मिलेगा, आप उसको स्कैन करेंगे तो शेड्यूल आ जाएगा। वैसे वहाँ पे इसकी PDF भी है, प्लस एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको भी आप गूगल फॉर्म भी है इसी चैनल पे, या फिर एक QR कोड भी है, उसको स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म आ जाएगा। गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे और फिर वहीं पे आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। 1 सितंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जो कि 3 महीने का रहेगा। इसमें 36 टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन मोड में ये रहेगा। आप ये टेस्ट लिख के हमें PDF बना के इसकी भेज देंगे और हम इंश्योर करेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, इवन अर्लियर, आपके पास इवेल्यूटेड कॉपी आपकी आ जाए विद डिटेल्ड फीडबैक, ब्रीफ सॉल्यूशन, और स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में आपको एक वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी 1-on-1 मेंटरिंग भी की जाएगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप इम्प्रूव करें। मेंस आंसर राइटिंग का जो पैशन है वो अपने अंदर डेवलप करें, केवल पढ़ें नहीं। डू नॉट ओनली रीड, रीडिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट बट ओनली रीडिंग इज़ नॉट, लिखें भी। बाकी आप देखेंगे इस पैम्फलेट में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपको जैसे बताया कि आपका आंसर राइटिंग फोबिया, 36 टेस्ट रहेंगे, 3 मंथ का ड्यूरेशन है, स्टैटिक और करंट इवेंट्स कवर रहेंगे, NCERTs भी कवर की जाएंगी, हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे, फीस इतनी रहेगी, इवैल्यूएशन दी जाएगी, फीडबैक दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरिंग दी जाएगी। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे QR कोड मिल जाएंगे वहाँ पे, शेड्यूल का भी, RMWP के और गूगल फॉर्म का भी। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8595329586 8595329586 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू। देखिए इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं, मतलब इतनी हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप एक बार इसको ट्राई करते हैं रेगुलर मीन्स राइटिंग प्रोग्राम के लेवल 1 को, तो आप इसके लेवल 2 और 3 को मिस नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग जो थी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले और जो होगी इस प्रोग्राम के दौरान, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। आपको रेगुलर इवैल्यूएशन फीडबैक जब मिलेगा और रेगुलर आपको लिखवाया जाएगा तो आप देखेंगे कि छोटा छोटा सिलेबस कवर करते हुए, बहुत छोटा छोटा सिलेबस और बहुत ईजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हुए, जैसे UPSC पूछ रहा है उनका ब्रीफ सॉल्यूशन देते हुए, डिफरेंट रिपोर्ट्स को कवर करते हुए, डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए, ये बताते हुए कि कैसे इंट्रोडक्शन बन सकता है, कैसे किस क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट टैकल कर सकते थे, क्या कंक्लूजन में कर सकते थे, कैसे फैक्चुअल डेटा को करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते थे। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब आपको चीज़ें बताई जाएंगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे हाँ हमारी मेंस आंसर राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड।